शुरू करूं? नमस्कार, आदाब। मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज मैं बात करता हूं कि खेती की जमीन पर मालिकाना हक कैसे प्राप्त किया जा सकता है। साथियों, 60 तरीके से खेती की भूमि के ऊपर मालिकाना हक पाया जा सकता है। नंबर 1, उत्तराधिकारी द्वारा, और नंबर 2, खेती की जमीन क्रय द्वारा। नंबर 3, खेती की जमीन के पट्टे के द्वारा, वसीयत के द्वारा, दान के द्वारा, आवंटन द्वारा और चिरकाल से गैर कानूनी काबिज होने पर। इस स्थिति में आपको खेती की भूमि पर मालिकाना हक प्राप्त किया जा सकता है। साथियों, इस वीडियो के बाबत अगर आप लोगों को ज्यादा मुझसे जानकारी लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है और आप मेरे उस नंबर पर कॉल करके इस वीडियो के माध्यम से आप मुझसे कॉल करके भी पूरी जानकारी ले सकते हैं। और आज एक कॉल से ही बात आई ध्यान में कि आज मुझे सुबह एक व्यक्ति का कॉल आया और उसने मुझे कहा कि आप राव अकरम यूट्यूबर बोल रहे हैं। मैंने कहा जी हाँ, मैं राव अकरम यूट्यूबर बोल रहा हूँ। उसने मुझे बताया कि आपका एक प्राइज निकल गया है, आपको यूट्यूब की तरफ से एक कार भेंट की जा रही है। कृपया आप अपना पहचान पत्र ID हमें दें और साथ में 4000 रुपए भी दें। साथियों, मैं उसकी रिकॉर्डिंग तो आप लोगों को नहीं सुना सकता क्योंकि मैंने उस वीडियो के अंदर बहुत बुरी भली बात कही है। उस व्यक्ति को मैंने कॉल के ऊपर बहुत ही बुरी भली बात कही है, इसलिए मैं वह वीडियो आपको नहीं दिखा सकता। तो ऐसे सावधान रहें ऐसे लोगों से जो लोग बेवजह आपकी ID मांगते हैं और आपको बेवकूफ बनाते हैं और कोई 6 लाख का या फिर कार का आप लोगों को लोभन देकर आप लोगों के पैसे ठगते हैं। ऐसे लोगों से आप लोगों को बचना चाहिए। तो सीधे चलते हैं टॉपिक के ऊपर कि खेती की जमीन पर मालिकाना हक कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो पूरी जानकारी लेते हैं। साथियों, खेती की जमीन पर मालिकाना हक कैसे मिलता है? धारा 171 से लेकर धारा 175 तक, यानी कि कै की बात करते हैं हम उत्तराधिकारी से। साथियों, विधानमंडल ने उत्तर प्रदेश जमींदारा विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के द्वारा भूमि विधि के क्षेत्र में धर्म को हटाकर बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है। और साथियों, जोतदार की मृत्यु पर उसकी भौमिक संपदा धारा 171 से 175 में वर्णित उत्तराधिकारियों को जाती है, न कि उसकी वैश्यतिक विधि के उत्तराधिकारी को। जी हाँ, और साथियों, इस प्रकार इस अधिनियम से जमींदारी के साथ साथ वैश्यतिक विधि का भी उन्मूलन किया गया है। और साथियों, भूमि विधि से धर्म तो हट गया किंतु लिंग भेद बना रहा। तादाद अनुसार यदि कोई जोतदार मरता है तो उसी भूमि का उत्तराधिकार धारा 171 से नोट करें। धारा 171 के प्रावधानों के अनुसार होगा। कोई स्त्री अगर जोतदार मरती है तो उसकी भूमि का न्यायगम यानी के धारा 171 के प्रावधानों के अनुसार होगा। दिनांक 19/9/1997 से भूमिधर के मरने पर यदि उसकी पत्नी जीवित है तो पुत्रों के साथ साथ उसको भी हक मिलेगा। लेकिन धारा 174 में वर्णित उत्तराधिकारियों को छोड़कर स्त्री का अधिकार सीमित ही है। साथियों, अगर भूस्वामी की मृत्यु होने पर उत्तराधिकारी का नाम दाखिल खारिज करने की प्रक्रिया क्या है, तो इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं। अगर भूमि विवाद रहित होने की दशा में है, यानी कि उस भूमि का उत्तराधिकारी यानी कि उस भूमि का भूस्वामी अगर मर चुका है, उसकी मृत्यु हो चुकी है और वह भूमि जिस भूमि के का वह मालिक था और वह मर जाता है और वह भूमि विवाद रहित की दशा में है, यानी कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, तो ऐसी दिशा में कैसे उसका दाखिल खारिज होता है, पूरी प्रक्रिया सुन लें। जब किसी भूस्वामी की मृत्यु हो जाती है तो उसका वारिस उसकी मृत्यु की सूचना संबंधित क्षेत्र के पटवारी लेखपाल को देगा। जी हाँ,
और पटवारी उस तथ्य की सत्यता को संक्षिप्त यानी जांच के उपरांत अपने विभागीय प्रश्न कै 11 को भरकर विवाद रहित होने की दशा में, यानी कि वह जांच करेगा कि इस भूमि पर कोई विवाद तो नहीं है, और उस दशा में सुपरवाइजर कानूगो को देगा और उसके आदेश पर मृतक की संपत्ति से मृतक का नाम काटकर उसके वारिस का नाम दर्ज कर दिया जाएगा। अगर यहीं पर हम देखें कि भूस्वामी की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के बाद उस वह भूमि विवाद रहित होती है, यानी कि उस भूमि के ऊपर मुकदमा या फिर किसी भी प्रकार का विवाद है, तो ऐसी स्थिति में कैसे उसका दाखिल खारिज होगा, तो यह भी प्रक्रिया सुन ले साथियों। विवाद रहित होने की दशा में, यानी कि भूमि के ऊपर विवाद है और उसकी मृत्यु हो जाती है जो भूमि का स्वामी है, यदि पटवारी अथवा लेखपाल या सुपरवाइजर कानूगो को इस बात की जानकारी होती है कि उक्त मामला विचाराधीन ग्रस्त यानी कि विवादग्रस्त है, तो वह उस मामले को तहसीलदार को भेज देगा, यानी कि लेखपाल भेज देगा और तहसीलदार मामले से संबंधित उभय पक्षों को सुनने के पश्चात अपना निर्णय देगा, और यदि कोई पक्ष तहसीलदार के निर्णय से संतुष्ट न होता है तो वह उसकी अपील असिस्टेंट कलेक्टर के न्यायालय में भी तथा उसके विरुद्ध कमिश्नर के न्यायालय में भी कर सकता है। यानी कि अगर भूस्वामी मर जाता है और उसकी भूमि के ऊपर विवाद है किसी प्रकार का, तो यह वह प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंदर तहसीलदार। तो साथियों, ऐसी दशा में लेखपाल पटवारी यानी तहसीलदार को यह एप्लीकेशन देगा और तहसीलदार उन सभी पक्षों को बुलाकर और उस मामले की सुनवाई करेगा। अगर वह विरुद्ध जाता है उन पक्षकार के मामला, तो वह असिस्टेंट कलेक्टर के न्यायालय में भी जा सकते हैं वह व्यक्ति, और कमिश्नर के न्यायालय में भी अपील दायर कर सकते हैं। जी हाँ, आशा करता हूं कि मेरी इस वीडियो से आप लोग संतुष्ट होंगे। अगर इस वीडियो की बाबत आप लोगों को मुझसे और जानकारी करनी है तो कृपया मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप लोग उससे मुझे कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं। और साथियों, मेरी इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।